नमस्कार, कैसे हो आप सभी। सक्षम साथियों के लिए एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी। उन साथियों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी जिन साथियों ने सक्षम योजना का फॉर्म भरना है या भरने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और अपना 10th +2 ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके प्रमाण पत्र, जाति और रेजिडेंस। अब आप बोलेंगे आपने आय प्रमाण पत्र नहीं बोला, तो आय प्रमाण पत्र की अब सक्षम योजना का फॉर्म भरने के लिए ज़रूरत नहीं रही है। इसका कॉलम जो है साइट से डिलीट हो चुका है। अब जो साइट पर इनकम उठा रहा है सक्षम योजना के फॉर्म में, वो उठा रहा है परिवार पहचान पत्र की आय को। तो जो साथी पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान थे, सोच रहे थे कि हम कैसे बनवाएं आय प्रमाण पत्र, कैसे बनवाएं, इधर से उधर कैसे घूमें, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए थोड़ा कठिनाई का कार्य ज़रूर होता था। इधर उधर से चक्कर लगाने ज़रूर पड़ते थे, क्योंकि पहले फॉर्म लेना होता है, फिर तहसीलदार से, पटवारी से, लंबरदार से वेरीफाई कराने के बाद एसडीएम। और कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में लगभग 20-20 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंस लगभग 7 किलोमीटर दूर का डिफरेंस है। कुछ जगह एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय बिल्कुल पास पास है, तो उनके लिए तो चलो इतनी मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन जो कार्यालय दूर दूर होते थे उनके लिए समस्या थोड़ी होती थी बच्चों के लिए। तो अब परिवार पहचान पत्र से ही सक्षम योजना में जो आय थी वो काउंट हो रही है। और आपको बता देना चाहता हूँ, जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 3 लाख से अधिक है वो सक्षम योजना का फॉर्म मत भरें। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तो उस फॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो भी गया, पहली बात तो सबमिट होता नहीं है, लेकिन कई बार जो होता है किसी कारणवश किसी का फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा, ऊपर लेवल से वो वेरीफाई नहीं होगा। क्योंकि सक्षम योजना का अगर आप गूगल पर सर्च मारेंगे, ऑफिस कार्यालय में पता करेंगे तो साफ साफ लिखा गया है कि अगर परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है तो आप सक्षम योजना का भत्ता और फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप इस स्थिति में अगर आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है और आप बार बार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं, तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सरकार का कोई नुकसान नहीं है और न ही किसी सीएससी वाले का या किसी ऑनलाइन वाले का कोई नुकसान है, क्योंकि उसने तो आपसे पैसे लेने हैं काम करने के। लेकिन जब आपकी जो इनकम है वो 3 लाख से अधिक है, आप क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को बार बार मत भरें। और दूसरा आपको बता रहा हूँ कि सक्षम योजना में अब लगभग हर रोज़ काम के मैसेज आ रहे हैं कैंडिडेट के पास, तो अपनी आईडी को लॉगिन ज़रूर कर लिया करो। एक बार दिन में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि अगर किसी कारणवश आपके पास मैसेज आया और आपने नहीं देखा और आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाए डिपार्टमेंट में जाकर, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपका भत्ता मानदेय बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और किसी भी सूरत पर आपका भत्ता नहीं चलेगा। क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को भूल जाइए जो पहले पेन से चलती थी, इधर उधर हो जाता था। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, किसी के कोई हाथ में नहीं रहता, ना ही रिक्वेस्ट से काम चलेगा ना ही किसी चीज़ से, क्योंकि वो कंप्यूटर में मतलब जो ऐसी एप्लीकेशनें सिस्टम में बना दी हैं, एप्लीकेशन अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है। तो अपनी रिपोर्टिंग का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और कौशल रोज़गार से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन बार बार कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि साइट चल गई है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई साइट नहीं चली है, सिर्फ साइट उन साथियों के लिए चली है जो पहले लगे हुए थे, जिनके पास अनुभव का प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस
अगर देसी भाषा में बोले, जो पहले किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, किसी कारणवश हट गए थे, तो एक्सपीरियंस वालों के लिए साइट चली हुई है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए साइट नहीं चली है। लोग बार बार आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप पर मैसेज की नए साइट चल गई है, कैंडिडेट की साइट चल गई। नए कैंडिडेट की साइट अभी नहीं चली है साथियों। जैसे चलेगी आपको मैं बता दूंगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे वो भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अक्सर जो भी हम फॉर्म भरते हैं उसमें लगभग इन्हीं डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अपना रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र की अब जरूरत नहीं रही, क्योंकि अभी साइट से आय प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। कौशल रोजगार में पता नहीं जरूरत पड़ेगी या नहीं, शायद उसमें भी परिवार पहचान पत्र से ही डाटा को उठा लिया जाए। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और साइन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अनुभव वाले कैंडिडेट अपना फॉर्म ज़रूर भरे, दिन रात जैसे तैसे भी। जब भी साइट चलती है, साइट दिन में कुछ स्लो है, रात को कुछ समय चल जाती है, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनुभव वाले हैं, जिनके पास किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस बनवा लें सबसे पहले तो, और अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लियर बनवाएं, मोहर और स्टंप को बिल्कुल क्लियर लगवाएं, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा हो जाए कहीं आपका फॉर्म भरा जाए और फिर किसी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए कि आपकी जो मोहर या क्लियर या जो लाइन डिपार्टमेंट ने लिखनी थी वो क्लियर नहीं लिखी, आपने कितने दिन या कितने वर्ष कार्य किया है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान करें, देखें, उसके बाद अपलोड कराएं। अपलोडिंग में थोड़ा सा DP का चेंज करें, 150 से 200 आप DPI में चेंज करें, उसको उठाएं KB में, क्लियर थोड़ा हो, ताकि अपलोडिंग जब डिपार्टमेंट चेक करे, कौशल रोजगार निगम पोर्टल से जो भी ऑफिसर हैं, उनको लगे कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर हैं, और कोई कटिंग वटिंग वाला ऐसा डॉक्यूमेंट ना चढ़ाएं। फ़ोटो जहाँ भी चढ़ेगी तो बिल्कुल फ्रेश न्यू फ़ोटो लगाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप फॉर्म जो भी फॉर्म भरते हैं उनमें फ़ोटो आप अपडेट करके लगाएं। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा देखने में आया है कुछ साथी आज से जो 4 साल पहले फ़ोटो सेव हुई थी, उन्हीं फ़ोटो को अपलोड करा देते हैं फॉर्मों में। ये गलत है, ऐसा ना करें आप, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है और फिर आपकी जो फ्रेश फ़ोटो है और जो आपके एडमिट कार्ड पे फ़ोटो है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं रुकता, लेकिन आपको समस्या हो जाती है। आपका एग्ज़ाम से आपको बाहर नहीं निकाला जाता, लेकिन आपसे पूछताछ हो जाती है एक बार के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से एक रूटीन तो बनाएं, जो भी आप फॉर्म भरें आप ईयर वाइज तो कम से कम फ़ोटो को चेंज कर ही ले। आप जब 2022 लग चुका है तो अब आप एक फ़ोटो उतरवा लें अपनी, जो ऑनलाइन बच्चे फॉर्म भरते हैं, उस फ़ोटो को ही अपलोड करें पूरे साल के लिए, या फिर 6 महीने में आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि 3 साल 4 साल पुरानी फ़ोटो को ही आप अपलोड करे जा रहे हो, तो इससे आपका नुकसान होता है। आपको भविष्य में एग्ज़ाम पास भी होना है, आपको लगना भी है, तो फिर किसी जगह पर आपकी जो है फेस मिसमैच हो जाता है, दिक्कत होती है। क्योंकि 4 साल की एज में, मानो कि 18 साल की एज में और फिर 22-23 साल की एज में डिफरेंस होता है, दिक्कत हो सकती है। तो आपको साथियों कैसी जानकारी लगी है मेरे द्वारा दी गई? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।